आज हम बात करेंगे जो भारत और चीन की सेनाओं के बीच अरुणाचल प्रदेश में जो ताज़ा संघर्ष हुआ है। एक तरफ मोदी सरकार G20 की अध्यक्षता मोदी जी को मिलने के बाद इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है इस बात को प्रचारित करने में कि दुनिया में भारत का महत्व बढ़ गया है। हालांकि G20 की अध्यक्षता भारत को एक क्रम में मिली है, मतलब वो कोई भी प्रधानमंत्री होता उसको मिलती ही, लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि ये मोदी जी की कोई विशेष गुणों के कारण मिला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी जी ने भारत का झंडा गाड़ दिया है पूरी दुनिया में और तमाम वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है, जिस बात को हम शुरू से कह रहे हैं, कि मोदी सरकार के आने के बाद से भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमज़ोर हुई है। हमारे पड़ोसी के साथ हमारे संबंध पहले से ज़्यादा कमज़ोर या नाजुक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले बार बार नेहरू को दोष देते हैं तमाम चीज़ों के लिए जिसमें चीन ने उनको धोखा दिया उसके लिए भी। लेकिन अगर आप देखें तो नेहरू जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और उनके अंदर एक ये इच्छा थी कि भारत और चीन के संबंध प्रगाढ़ हों, और चीन ने हमला कर दिया भारत के ऊपर 1962 में और नेहरू अवाक रह गए। किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि चीन इस तरह से भारत को धोखा देगा। ठीक उसी तरह से देखा जाए तो मोदी जी जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाते हैं, महाबलीपुरम बुलाते हैं, उनके साथ झूले पे बैठ के जो तस्वीर है वो तो सबने देखी है। मोदी भी कोशिश कर रहे थे नेहरू की तरह कि चीन के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हों, और जैसे चीन ने नेहरू को धोखा दिया उसी तरह से मोदी को धोखा दिया जब 20 में उनके सैनिकों ने हमारे 20 सैनिकों को जान से मार दिया। भारत और चीन के बीच संबंध इस प्रकार के थे कि दुश्मनी जरूर थी लेकिन हमारे सैनिक एक दूसरे को मारते नहीं थे, ऐसा एक अलिखित समझौता था। तो ये आज तक एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि आखिर गलवान में ऐसा क्या हुआ कि हमारे सैनिकों की जान चली गई, क्योंकि वहां पे बंदूक का इस्तेमाल नहीं होता है एक दूसरे के बीच में, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाते। अभी भी आप देखें तो किसी सैनिक की जान नहीं गई है, हमारे सैनिक घायल हुए हैं। और ये एक बड़ी अजीब बात है कि हम इस बात को स्वीकार करने के बजाय कि चीन ने हमारे ऊपर हमला किया है, हम इस बात पे जुड़ जाते हैं और मीडिया ये साबित करने की कोशिश करती है कि जितना चीन ने हमारा नुकसान किया उससे ज्यादा हमने उनका किया। अब ये साबित करने की कोशिश कि चीन के ज्यादा सैनिक मरे गलवान में या अभी हमारे जितने घायल हुए उससे ज्यादा उनके घायल हुए, इसका क्या मतलब है? हमको तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हो ना, आखिर हमारे सैनिक क्यों मरे और उनके भी क्यों मरे, क्योंकि है तो इंसान ही दोनों तरफ, सिर्फ गलती से एक इधर पैदा हो गया एक उधर पैदा हो गया। और इन सैनिकों का तो एक दूसरे से कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ये तो देशों की दुश्मनी है जिसका खामियाजा सैनिकों को भुगतना पड़ता है। मोदी साहब तो जब चाहे शी जिनपिंग से मिल सकते हैं, और मजे की बात यह है कि इन संघर्षों के बाद दोनों तरफ के उच्च सैन्य अधिकारी मिलकर बातचीत भी करते हैं, तो बातचीत भी चलती रहती है और संघर्ष भी चलता रहता है। ये बड़ी अजीब स्थिति है और कोशिश तो भारत की ये होनी चाहिए कि हमेशा हमेशा के लिए ये जो सीमा का विवाद है ये सुलझे। और देखें तो ये विवाद है भी कहाँ, बर्फ पे, ऊंचाइयों पे, हम आखिर किसके लिए लड़ रहे हैं? तो बांग्लादेश के साथ हमने समझौता करके कुछ अपना इलाका उसको दे दिया, कुछ उनका ले लिया और एक सीमा का समझौता हो गया। इसी तरह से चीन के साथ भी या पाकिस्तान के साथ भी किसी नेता की सफलता तो तब मानी जाएगी जब आप उनके साथ समझौता करके समस्या को सुलझा लेंगे।
ये आपकी कोई बहादुरी नहीं है कि आप जो है अ, उनके हमले का आप बड़े हमले से जवाब दीजिए। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान का तो जवाब देने में बिल्कुल हम सक्षम हैं, क्योंकि हमारी सेना उनसे मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ चीन की सेना हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत है, और वो अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें हम कमज़ोर पड़ेंगे, ये बात तय है। चीन के पास हमसे ज़्यादा सैनिक हैं, चीन के पास हमसे ज़्यादा बेहतर हथियार हैं, चीन के पास हमसे ज़्यादा परमाणु बम हैं। हमारे पास अगर 50-60 परमाणु बम होंगे तो चीन के पास कम से कम 10 गुना बम है। तो ये लड़ाई कहीं बराबरी की लड़ाई नहीं होगी। और जिस तरह से भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत हावी रहेगा, उसी तरह से भारत चीन के युद्ध में चीन हावी रहेगा। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए और इस मसले को सुलझाना चाहिए। अब पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान के साथ तो हमने ऐसी दुश्मनी की हुई है कि हम उसके साथ बातचीत भी नहीं करते हैं। हमारे नेता उनके नेता से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मिलना नहीं पसंद करते। और चीन, जिसने हमारे सैनिक मारे, जिसकी नज़र हमारी ज़मीन पे लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश को वो भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है, ऐसे चीन के साथ हम व्यापार को हमने बढ़ा दिया है। गलवान की घटना के बाद चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ गया है। ये तो अजीब बात है। पाकिस्तान के साथ हम व्यापार नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। और रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध हो रहा है तो मोदी जी बोलते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, और वो चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस आपस में समझौता करके युद्ध विराम कर ले। तो भाई, अगर रूस और यूक्रेन को युद्ध नहीं करना चाहिए तो भारत और पाकिस्तान को क्यों करना चाहिए? या रूस और यूक्रेन से मोदी जी की अपेक्षा है कि वो समझौता कर ले, तो पाकिस्तान के साथ मोदी जी बातचीत करके समझौता क्यों नहीं करते हैं? चीन के साथ क्यों नहीं समझौता करते हैं? तो भारत की अमेरिका से नज़दीकी बढ़ी है। अमेरिका भी भारत को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। एक तो उसे भारत का बड़ा बाजार चाहिए, क्योंकि भारत का मध्य वर्ग ही अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है, और उसकी जो आय है, जो कृत्रिम तरीके से नई आर्थिक नीति लागू करने के बाद से बढ़ाई गई है, वो सिर्फ बाजार के लिए कि बाजार में जो विदेशी कंपनियों का सामान है उसको ये लोग खरीद सकें हमारे। तो जो हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कि भारत का महत्व बढ़ा, तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारा महत्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारे पास एक बड़ा बाजार है। और शायद इसीलिए चीन भी हमारे ऊपर पूरी तरीके से हमला नहीं करेगा, छोटे मोटे संघर्ष करता रहेगा, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा है भारत की कुछ ज़मीन पे वो कब्जा करना चाहता है। लेकिन पूरा युद्ध नहीं करेगा क्योंकि उसको भारत का बाजार भी चाहिए। तो जितनी हमारी चीन के साथ सामान्य रिश्ते सामान्य करने की ज़रूरत है, उतनी चीन की हमसे ज़्यादा है। लेकिन ये एक अजीब बात है कि इन दोनों हमारे जो संबंध हैं चीन के साथ, उसमें चीन ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हम चीन पे, हकीकत यह है कि हम चीन के बाज़ार पे, चीन के उद्योगों पे हम बुरी तरह से निर्भर हैं। चाहे दवाइयों की बात हो, मोबाइल फ़ोन की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, कंप्यूटर के पार्ट्स की बात हो, ये हकीकत है कि हम चीन के ऊपर निर्भर हैं। चीन की बैंकों पे निर्भर हैं। जो क्षेत्रीय बैंक है एशिया का, उसमें उसका मुख्यालय चीन में है और उसमें हमारी पूंजी लगी हुई है। तो चीन पे हमारी निर्भरता इस तरह की है कि हम चीन के साथ संबंध तोड़ नहीं सकते जिस तरह से हमने पाकिस्तान के साथ तोड़े हैं, या हम चीन का उस तरह से बहिष्कार नहीं कर सकते जिस तरह से हमने पाकिस्तान का किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। और हम खुल के चीन का विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि चीन से हमें थोड़ा डर भी लगता है। तो अमेरिका का साथ होने के बावजूद, तो इस पूरी जो भू राजनीतिक परिस्थिति है, इसमें हमें बहुत बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। नहीं तो हम एक तरफ कहते रह जाएंगे
कि भारत का महत्व दुनिया में बढ़ गया है, भारत G20 का अध्यक्ष बन गया है, और दूसरी तरफ चीन जो है वो हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया रहेगा और ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने जो भी हमारे संबंध हैं पड़ोसी देशों के साथ उसको हम सुधारें, न कि हम उनको बिगड़ने दें। और इस मामले में तो नरेंद्र मोदी एकदम अक्षम रहे हैं, क्योंकि चीन के साथ अपने रिश्तों को कैसे सामान्य करें ये नरेंद्र मोदी की समझ में नहीं आ रहा है। और वो उस तरह से चीन को धमकी भी नहीं दे सकते जिस तरह से वो अपने सीने की चौड़ाई बता के पाकिस्तान को धमकी देते हैं। जिस तरह जब वो गुजरात चुनाव में जब मुख्यमंत्री पद पे थे और चुनाव लड़ रहे थे और परवेज मुशर्रफ का फोटो अपने अपने पोस्टर पे उन्होंने छापा था। ये अजीब बात है कि चुनाव आयोग ने उनको परवेज मुशर्रफ का फोटो छापने की अनुमति दी, और वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति के लिए, पाकिस्तान को धमकी देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, जैसे उन्होंने बालाकोट में किया पुलवामा के बाद। तो उस तरह से वो चीन को धमकी भी नहीं दे सकते। अभी जो हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई उसमें शी जिनपिंग ने मोदी के साथ कोई बैठक नहीं की, सिर्फ मोदी जी शी जिनपिंग के साथ हाथ मिला पाए। तो इन स्थितियों को हमको समझना चाहिए। जो हमारी औकात है, अगर सही शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसमें हमें रहना चाहिए। हम जितना है उससे ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा के अगर प्रस्तुत करेंगे, हकीकत यह है कि G20 देशों में जो मानवीय सामाजिक मानक हैं उसमें हम सबसे नीचे हैं उन 20 देशों में। तो जब हमारी एक बड़ी गरीब आबादी है, आधे से ज़्यादा लोग कुपोषित हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे जो है अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी औरतें खून की कमी का शिकार हैं, तो इस तरह की एक अनपढ़, गरीब, बीमार एक बड़ी आबादी को लेके हम चाहें कि हम कोई दुनिया की एक ताकत बन जाए, ये नहीं हो सकता है। पहले हमें अपनी आबादी पे ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो पहले अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत किए बगैर नीचे से हम, अंदर से हम खोखले हैं और बाहर से हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी शक्ति हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र है वो हमें यही बताना चाहता है कि भारत एक बहुत मजबूत देश है और इसीलिए वो G20 का अध्यक्ष बना है और उसकी सैन्य ताकत भी बढ़ रही है और इस तरह की तमाम बातें। लेकिन हकीकत यह है कि हम अंदर से बहुत कमज़ोर हैं। हमारी बड़ी आबादी किसी दुश्मन देश के बम गिराने से नहीं मरती है, वो बीमारी से ही मर जाती है, कुपोषण से, भूखमरी से मर जाती है, और हिंसा की तमाम दूसरी घटनाओं से, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा और दलितों के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा। कितनी महिलाओं की जान तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उससे चली जाती है। अभी हमारी स्थिति ये है कि एक दलित की घर शादी होती है और सवर्णों को कोई बात पसंद नहीं आती तो वो हमला कर देते हैं। एक दलित सवर्णों के साथ बैठ के खाना चाहे तो उसके ऊपर हमला हो सकता है। तो तमाम वजहों से लोग भारत में मरते हैं। हमारा समाज अंदर से बहुत कमज़ोर है, विभाजित है, जाति के नाम पे विभाजित पहले से ही था, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति की वजह से धर्म के नाम पे भी बुरी तरह से विभाजित हो गया। तो आप एक विभाजित आबादी को लेके कोई मजबूत देश नहीं बना सकते, और देश मजबूत नहीं होगा तो बाहर से जो आक्रमण होंगे उसका भी हम ठीक से सामना नहीं कर सकते। इसलिए ये जो अरुणाचल प्रदेश में हमला हुआ है चीन का, इससे हमको सबक लेना चाहिए और हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना चाहिए ताकि हम बाहर से होने वाले आक्रमणों का भी ठीक से जवाब दे सकें। हमें किसी पे हमला करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बढ़ चढ़ के दिखाना कि हमारे यहाँ पुलवामा जैसी घटना हुई बिना इस बात की जांच किए कि इतना बारूद
यदि पाकिस्तान से आया तो कैसे आ गया भारत के अंदर, हमारी सीमा की सुरक्षा क्या कर रही थी, उसका जवाब हमने एक पाकिस्तान पे हमला करके दिया। ये तो गनीमत है कि पाकिस्तान ने उसका परमाणु बम से जवाब नहीं दिया, नहीं तो दोनों तरफ एक भयंकर तबाही का मंजर हो सकता था। तो बजाय इस तरह से एक चीज़ों को उकसाने भड़काने का मौका मिले, चीज़ें नियंत्रित रहें, संबंध समान हो, युद्ध की स्थिति खत्म हो, मैत्री हो, समस्याओं का समाधान हो, ताकि हमारा एक भी सैनिक सीमा पे मरे नहीं, बल्कि स्थिति तो यह होनी चाहिए कि सीमा पे सैनिक रखने की जरूरत ही ना पड़े। जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं वो हमारी सीमा का सम्मान करें। तो हमें चीज़ों को उस दिशा में ले जाना है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जिस तरह की परिस्थितियां पैदा करती है, जिसमें संघर्ष की स्थिति बनती है, जब वो चुनौती देती है पड़ोसी देशों को, तो इस स्थिति से हमें बचना चाहिए। और इस मामले में नरेंद्र मोदी की विदेश नीति एकदम असफल रही है और भारत को उसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।